हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स फाउंडेशन। तो क्लास 10 के फिज़िक्स में पढ़ते पढ़ते हमने इलेक्ट्रिसिटी को पहले चार्जेस के बारे में देखा था। फिर हमने देखा कि चार्जेस के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसमें हमने 3 सिंपल प्रॉपर्टीज़ देखी थी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हमने उस प्रॉपर्टी के आगे चल के देखा था कि चार्ज करते कैसे हैं। तो 2 प्रोसेस मिले थे हमें, एक था कंडक्शन और एक था इंडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हुए हमें एक फार्मूला मिला था Q इजिकल टू प्लस माइनस एनी, और हमने ये जाना था कि प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। प्लस तब होता है जब इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़ के चला जाता है, और माइनस तब होता है जब किसी का घर छोड़ के इलेक्ट्रॉन हमारे घर आ जाता है, तो माइनस चार्ज डेवलप होता है। यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बनाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन के ही चलते होता है। कहीं प्लस चार्ज है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कहीं अगर नेगेटिव चार्ज है, माइनस चार्ज है, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। हमने फिर ये भी पढ़ा था कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, चार्जेस आखिर 2 चार्जेस को अगर हम रख दें तो चार्जेस आखिर कैसे इंट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनके बीच फोर्सेस लगते हैं। तो हमने देखा था कि F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं वो चार्जेस पे तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, पर उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करते हैं। और हमने इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखे थे, हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। फिर हमने देखा था कि आखिर मैं अगर किसी चार्ज को इधर उधर मूव करना चाहूँ, मैं अगर चार्ज में फ्लो लाना चाहूँ तो ये कैसे होता है। तो हमने 2 कंसेप्ट देखे थे, एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और एक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो कंसेप्ट था वो ज़्यादा साइंटिफिक था, वो हमें 1 कूलम्ब के बारे में बताता था, हमें यूनिट के बारे में बताता था, जिसके चलते उसका साइंटिफिकली जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो जाता था और उसे कैलकुलेट करना हमारे लिए अच्छा रहता था। तो हमने कंसेप्ट देखे थे। तो चलिए उन कंसेप्ट्स को एक बार फिर से देखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हमने काफ़ी सारी बातें करी थी, और धीरे धीरे हम आज और भी कुछ बातों की ओर बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के क्रम में अगर हम बातें करें तो हम पहुँचे थे कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए हमने देखा था कि मान लीजिए एक बड़ा सा चार्ज है, इस चार्ज का एक रीजन होता है जिसके अंदर ये किसी भी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाने का मतलब बस इतना है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसे दिखेगा तो वो उसको रिपेल कर सकता है, और कोई नेगेटिव चार्ज इसे दिखेगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ऐसा ये एक दायरे के अंदर कर सकता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब देखिए फिर से एक सिंपल सा वर्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब होता है एक रीजन, और हम आमतौर पे हर चीज़ का एक फील्ड होता है कि इतना एक रीजन होता है जिस रीजन के अंदर वो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाते हैं। तो इस चार्ज का भी एक फील्ड है, और हमने इसके फील्ड को यहाँ मान लिया है क्योंकि चार्जेस के फील्ड बहुत ज़्यादा दूर तक होते हैं, जो मासस के फील्ड होते हैं वो बहुत थोड़े मोड़े दूरी तक होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस मास की बात करूँ तो इसका फील्ड यहाँ तक भी नहीं है, यहाँ तक भी अगर किसी को ले आए तो ये अट्रैक्ट रिपेल नहीं कर सकता। अर्थ का भी एक फील्ड निश्चित है कि एक पर्टिकुलर दूरी तक वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है, उसके बाद अगर आप लेके चले गए तो फिर वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। अर्थ तो रिपेल कर भी नहीं सकता पर अट्रैक्ट भी नहीं करेगा। और इसमें हमें अगर किसी चीज़ को अर्थ से बाहर भेजना होता है तो हमें बस उसके फील्ड के बाहर निकाल देना होता है। तो ये चार्ज का भी एक फील्ड है जो कि मान लेते हैं हम यहाँ तक है, और हमने इसके बाहर एक चार्ज को रख रखा है। लेकिन ये चार्ज इसके बाहर है, इसको नहीं पता कि उधर एक चार्ज रखा हुआ है जिसे मुझे अट्रैक्ट या रिपेल करना है। लेकिन जैसे हम इस चार्ज को फील्ड के अंदर लाएंगे वो रिपेल करने लगेगा। फिर भी हमने डिसाइड कर लिया है कि इसे पॉइंट P तक हमें लाना है, कुछ भी करके इसे पॉइंट P तक लाना है। तो जब हम इसे पॉइंट P तक लाने लग जाएंगे तो हम कुछ वर्क करेंगे, हमारा एनर्जी लॉस होगा, पर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमारा एनर्जी कहीं जा नहीं सकता है, तो हम इसको लाने में कुछ वर्क जो करेंगे वो इसी में स्टोर हो जाएगा। और हमने जाना था कि इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं
वो उस चार्ज में स्टोर हो जाता है और कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन हमने पिछले क्लास में देखा था। हम अगर यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, लेकिन हम अगर यहाँ लाएंगे क्यू जगह तक, क्यू पॉइंट तक, तो यहाँ पे लाने में हमें वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हायर होगा और यहाँ का लोअर होगा। और हमने देखा था, हमने पहले दिन ही देखा था कि हायर टू लोअर हर चीज़ फ्लो करता है, हर चीज़ का फ्लो हायर टू लोअर होता है। तो ये चार्ज अपने आप हायर टू लोअर फ्लो करने लगेगा और हम बोलेंगे कि रिपेल हो रहा है। उसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज को लाएंगे तो ये लोअर हो जाएगा, ये लोअर हो जाएगा और ये हायर हो जाएगा, तो चार्ज उधर जाने लगेगा और हम बोलेंगे कि अट्रैक्ट हो रहा है। पर अट्रैक्शन और रिपल्शन ये दोनों एनर्जी के लोअर होने की बातें हैं, मतलब एनर्जी हायर से लोअर हो रहा है। और ऐसा हम चाहेंगे भी, कहीं भी जब बहुत ज़्यादा गर्मी है और एक जगह ज़्यादा ठंडा है तो हम आराम से ज़्यादा गर्मी से ठंड की ओर आना चाहेंगे, क्योंकि हम जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होगा। और दुनिया का हर एक चीज़, ब्रह्मांड का हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहा है, तो हायर टू लोअर फ्लो बन जाता है। और यही चीज़ फ्लो बनाता था, हमने देखा था ये कि यही चीज़ फ्लो बनाता था जब हम एक जगह का एनर्जी हायर कर देते हैं और एक जगह का एनर्जी लोअर कर देते हैं, तो एक फ्लो बन जाता है। और ऐसा करने का काम सेल, बैटरी और भी हमारा जो एसी करंट है वो, तो बहुत सारी चीज़ें करती हैं। बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम हायर से लोअर फील्ड बना सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा था और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। हमने कंपैरिजन करा था, मान लीजिए आप मार्केट गए और 20 रुपए में 2 आम खरीद के लाए और कोई 100 रुपए में 10 आम खरीद के लाया, वही आम, सेम आम, तो बोलेंगे कि भाई 20 रुपए में आपने 2 आम खरीदे हैं, 2 मैंगोस खरीदे हैं, और 100, तो हमें लगेगा कि अरे इसने देखो महंगा खरीदा, 100 रुपये का खरीदा, इसने देखो सस्ता खरीदा, 20 रुपये का लेके चला आया। लेकिन सच्चाई ये है कि इसने सस्ता खरीदा, इसने महंगा खरीदा है। तो ये हमें कैसे पता चला? ये हमें तब पता चला जब हमने एक आम का दाम कैलकुलेट करा। तो इसी तरह हम किसी भी चार्ज को ले आएंगे तो जाहिर सी बात यहाँ तक लाने में कुछ वर्क डन होगा, लेकिन वो वर्क डन हमें कभी नहीं बता सकेगा कि यहाँ पे एनर्जी कैसा है, यहाँ पे कितनी गर्मी है, यहाँ पे एनर्जी का फील्ड कैसा है। तो इसके लिए हमेशा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 कूलम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 5 कूलम चार्ज को लेके आया, तो यहाँ 100 जूल मान लीजिए वर्क लगा, 100 जूल। तो मैं 10 को लाऊंगा तो हो सकता है 200 हो जाए, मैं 30 को लाऊंगा तो हो सकता है 400 हो जाए। तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि ये ज़्यादा एनर्जी की जगह है कि कम एनर्जी की जगह है। लेकिन सोचिए मैं 1 कूलम को लाऊंगा, 1 कूलम को लाने पे यहाँ पे एनर्जी मान लीजिए कि 5 जूल है, तो मैं दूसरी बार भी जब 1 कूलम को लाऊंगा तो 5 ही जूल होगा। तो इससे पता चलेगा कि अच्छा ये कम एनर्जी है, क्योंकि मैंने इस चार्ज के चलते यहाँ लाया 1 कूलम को, तो मान लीजिए 5 जूल एनर्जी मिला, मुझे 5 जूल एनर्जी लगा मेरा। और एक दूसरे चार्ज के चलते मैं लाया तो वहाँ पे मान लीजिए कि मुझे 10 जूल एनर्जी लगाना पड़ा 1 कूलम के चलते। तो मैं समझ गया कि यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा एनर्जी का रीजन है ये, और ये जो चीज़ है वो कम एनर्जी का रीजन है। तो 1 कूलम को लाना साइंटिफिकली अच्छा होता है और साइंटिफिकली यूजफुल होता है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताया था, हमने जो किसी चार्ज के लिए बात करी थी उसे हम 1 कूलम के लिए कर देते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पर अगर 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने बड़ा सिंपल फार्मूला देखा था कि मान लीजिए हम 2 कूलम लाए और यहाँ पे जो मेरा वर्क डन हुआ वो मान लीजिए हुआ 50 जूल। 2 कूलम लाए और यहाँ पे मेरा वर्क डन हुआ 50 जूल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि किसी भी चार्ज की बात हो रही है, 1 कूलम की बात थोड़ी हो रही है। पर अगर मैं 1 कूलम को लाता, मैं अगर 1 कूलम को लाता, 2 को लाने में 50 का खर्चा हुआ था, तो अगर 1 कूलम को लाता तो 25 हो जाता। लेकिन 1 कूलम के लिए जो होता है उसे एनर्जी नहीं कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो वो जो 25 होता वो आता कैसे? 50/2 करके। 25 है क्या? V वोल्टेज,
पोटेंशियल, और ये क्या है, ये आपका वर्गलन है जो आपने करा, जो उसमें एनर्जी स्टोर हुआ, और ये दो क्या है, चार्ज। और हमने ये फॉर्मूला बड़ी सिंपल ला करके देखा था, V इज इक्वल टू W/Q। आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत हाई वोल्टेज तार जो गुजरते हैं पोल से, उसमें लिखा रहता है 10,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, 5,000 वोल्ट, ऐसे बहुत हाई वोल्टेज, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का होता है, और हम अगर उसमें टच कर दें या हमने गलती से किसी तार को छू लिया तो हम उसे फील कर सकते हैं। सोचिए जिन तारों पे 1000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट और 1,00,000 वोल्ट लिखा होता है, उन तारों को अगर हम छू लें तो क्या होगा हमारा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए होंगे, आप देख सकते हैं, तो वो दिखाएंगे कि कैसे किसी खेत के आंधी तूफान में कोई खेत के ऊपर तार गिरा और पूरा खेत ही जल गया, ऐसे, और तुरंत एकदम इंस्टेंटेनियसली। तो ये सारी वीडियोस होती हैं, पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि 220 वोल्ट हमारे घर में है जो उतना नुकसान पहुंचा सकता है हमें, हम बिल्कुल बच के रहते हैं। तो 1,00,000 वोल्ट और 10,000 वोल्ट का जो तार होता है, उस पर आपने देखा होगा चिड़िया लोग आराम से बैठी रहती है, चिड़िया लोग को कुछ नहीं होता। 1,00,000 वोल्ट का तार है, चिड़िया को कुछ नहीं होता। 10,000 वोल्ट का तार है, चिड़िया को कुछ नहीं होता। या कम से कम तो जो पोल से कनेक्टेड वायर होता है उसमें भी चिड़िया लोग आराम से बैठी होती है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमें फ्लो बनाना है ना, तो हमें पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे रखा है 1,00,000 वोल्ट और यहाँ पे भी रखा है 1,00,000 वोल्ट, तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं, जितना एनर्जी यहाँ है उतना एनर्जी यहाँ है। तो मैं यहाँ हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मैं सोचता हूँ कि 10 मीटर दूर चला जाऊँ, पर मुझे पता है कि वहाँ भी उतनी ही गर्मी लगेगी, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं। मैं बोलूँगा कि चलो यहीं पड़े हुए हैं, फिर मैं चल के जाऊँगा भी इतनी गर्मी में और वहाँ भी उतनी ही गर्मी लगनी है। लेकिन मैं जानता था कि मैं यहाँ हूँ और अगर मैं 10 मीटर चला जाता हूँ तो मुझे ठंडा भी लग सकता है, मुझे अच्छा लग सकता है, तो मैं बिल्कुल चला जाऊँगा। तो वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट कि 1,00,000 वोल्ट है और यहाँ भी 1,00,000 वोल्ट है, तो कोई इधर आना ही नहीं चाहेगा, यहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ 1,00,000 वोल्ट है, यहाँ 1,00,001 वोल्ट है, तो 1,00,001 वोल्ट से 1,00,000 वोल्ट की ओर हम लोग जाएंगे। कहीं पे मान लीजिए कि 100 वोल्ट है और उसके बगल में मान लीजिए 1,000 वोल्ट है, तो कोई कभी भी इधर से इधर नहीं आना चाहेगा, लेकिन जो इधर है वो इधर आना चाहेगा। ये हम लोग देखेंगे कि कौन इधर आना चाहेगा। एक्चुअली अगर इधर का मूवमेंट है तो इधर का भी मूवमेंट है, वैसा पोटेंशियल का डेफिनेशन बनाया हुआ हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, बहुत डिटेल में समझेंगे और हम इसको पूरी तरह इस पर मास्टरी कर चुके होंगे। तो मेरा ये कहना है कि हायर एनर्जी, ध्यान से सुनिएगा, मैं पोटेंशियल नहीं कह रहा, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल अलग अलग बातें हैं, दोनों के लिए अलग अलग हमें पढ़ना होगा। तो हर चीज़ हायर से लोअर एनर्जी मूव करता है। तो हमें अगर किसी का फ्लो बनाना है, हमें अगर किसी को मूव कराना है, तो एक जगह हायर एनर्जी करना होगा, मैं हायर पोटेंशियल नहीं कह रहा, हायर एनर्जी करना होगा, और एक जगह लोअर एनर्जी करना होगा। और ऑटोमेटिकली जब मैं ऐसा करूंगा, ऑटोमेटिकली जो चीज़ हायर एनर्जी से है वो मूव कर जाएगी लोअर एनर्जी की तरफ। हायर से लोअर हमेशा फ्लो होता है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर चीज़ें बहती हैं, जाती हैं, मूव करती हैं। तो ये एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो हमने देखा था। और देखिए मैंने कहा था पिछले क्लास में कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए कि मैं 2 कूलम को लाया, यहाँ पे 50 जूल है और यहाँ पे 100 जूल है। मान लीजिए कि 2 कूलम चार्ज को मैं जब लाया तो यहाँ पे 50 जूल है, यहाँ पे 100 जूल है, ये हायर हुआ, ये लोअर हुआ। लेकिन जैसे ही मैं -2 कूलम को लाऊंगा, -2 कूलम को जब मैं लाऊंगा तो ये अपने आप -50 और ये अपने आप -100 हो जाएगा। तो ये कैसे नेगेटिव हो जाता है एनर्जी? माइनस चार्ज को लाने पे नेगेटिव क्यों हो जाएगा? कई लोग हम लोग में से सोच लेते हैं कि अच्छा माइनस लाएंगे तो नेगेटिव ही ना होगा, पर ये कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। देखिए माइनस कैसे होगा। पहली बात हमें ये याद कर लेना चाहिए कि प्लस कैसे हुआ था। तो प्लस देख लेते हैं। हमने 2 कूलम को हम लेकर के चले, यहाँ तक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उसे पता भी नहीं था क्योंकि हम फील्ड के बाहर थे। लेकिन जैसे ही हम फील्ड में लेकर के घुसे, किसे? 2 कूलम चार्ज को, जैसे हम 2 कूलम चार्ज को लेकर के फील्ड में एंटर हुए, उसे पता चल गया। और चार्जेस के बीच जो फोर्स लगते हैं वो क्रांतिकारी फोर्स होते हैं, वो छोटे मोटे फोर्सेस नहीं होते, वो एकदम मूड में होते हैं हमेशा।
तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा, फिर भी हमने डिसाइड किया कि पी तक तो पहुंचा ही देना है। थकने हारने वालों में से हम लोग हैं नहीं, तो हम लोग क्या किए कि पी तक पहुंचा देना है। हमने धकेल धकेल के यहाँ तक पहुंचा दिया। 9 में हमने पढ़ रखा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप सोचिए कि जब इसे आप धकेल के ले जा रहे थे तो धकेल किधर रहे थे, धकेल भी उधर रहे थे, उधर ले जा रहे थे चार्ज की तरफ, और आप इसे ले किधर जा रहे थे, ले भी उधर जा रहे थे। तो आपने फोर्स जिधर लगाया उधर ही डिस्प्लेसमेंट किया, तो जाहिर सी बात है आपका वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपने यहाँ तक आने में जो वर्क किया, पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क किया, वो कैसा किया, पॉजिटिव। पर आप सोचिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ। आप मेरे पैरेलल चल सकते हैं या मेरे आगे चल सकते हैं, मेरे पीछे ना रहें। तो देखिए, अगर मैं नेगेटिव चार्ज को लाऊंगा तो सोचिए वो तो अट्रैक्ट कर ही रहा है ना, मैं इसे छोड़ दूंगा, ये जा करके वहाँ तुरंत एकदम इंस्टेंटेनियसली अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि फोर्स तो बहुत ज़्यादा है, वो अट्रैक्ट कर लेगा और फिर वहाँ प्लस माइनस गोल हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने देना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहीं तक लाऊं। तो मैं क्या करूँगा, बड़ा आराम से, देखिए इसे मुझे उधर धकेलना नहीं है। अब मैं इसे अगर उधर धकेलूँगा तो ये तो उधर जाना ही चाह रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही बातें हैं कि सीढ़ी से उतरते वक्त मैं अगर अपने आप को नीचे धकेलूँगा तो माथा फटने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मैं सीढ़ी से उतरते वक्त अपने आप को रोकता हूँ, क्योंकि ग्रेविटी तो मुझे खींच ही रही होती है। चढ़ते वक्त हमें जोर लगाना पड़ता है, उतरते वक्त हमें रोकना पड़ता है अपने आप को। उसी तरह यहाँ पे जब मैं नेगेटिव चार्ज को ला रहा हूँगा तो मुझे इसे धकेलने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव चार्ज को लाने पे इसे धकेलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसे रोकना होगा। और सोचिए, मैं इसे हल्का सा जाने दूंगा और रोकूंगा, क्योंकि मैं जब जाने दूंगा तो बोलेगा मैं चला, तो अरे रुको रुको आराम से, क्योंकि तुम फिर वहाँ चले जाओगे सीधा, है कि नहीं। फिर वो बोलेगा मैं चला, तो अरे रुको रुको रुको, क्योंकि फिर तो तुम वहाँ चले जाओगे। तो इसे ऐसे धीरे धीरे, तो हम जब इसे ले जा रहे होते हैं, किसे, नेगेटिव चार्ज को जब हम ले जा रहे होते हैं तो हम एक्चुअली उसे रोक रहे होते हैं इधर, और जाने उधर दे रहे होते हैं, यानी फोर्स इधर लगा रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट उधर कर रहे होते हैं। तो हमारा वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से जब 2 को लाए तो 50 और 100 होता है, जब -2 को लाए तो -50 और -100 होता है। जब हम पॉजिटिव चार्जेस को लाते हैं, या ये कहिए कि लाइक चार्जेस के बीच ऐसा करते हैं, तो हमारा जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब हम अनलाइक चार्जेस के लिए ऐसा करते हैं तो हमारा वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। और नेगेटिव कैसे होता है, नेगेटिव इसलिए होता है कि हमें रोकना होता है चीज़ों को, और जब हम लाइक तो हमें धकेलना होता है। हम जिधर फोर्स लगा रहे होते हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं लाइक चार्जेस के केस में, इसलिए हमें पॉजिटिव वर्क डन मिलता है। मैं ये चार्ज को नेगेटिव कर दूं और यहाँ भी नेगेटिव कर दूं तो फिर मुझे पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर भी रिपेल करेगा। तो मुझे धकेलना होगा कि चलो भाई चलो भाई चलो भाई, कहेगा नहीं मैं नहीं जा रहा, तो चलो भाई, नहीं मुझे नहीं जाना, चलो भाई, लेकिन इधर मैं जा रहा हूँ, नहीं रुको भाई। ये अगर नेगेटिव चार्ज में लाऊंगा और इसे पॉजिटिव रखा है, या उसे नेगेटिव कर दूं इधर पॉजिटिव कर दूं, तो बोलेगा मैं जा रहा हूं, नहीं रुको भाई, नहीं जा रहा हूं मैं, रुको भाई, ऐसे करके मुझे इसे ले चलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये एनर्जी का कंसेप्ट है। एनर्जी के कंसेप्ट पे हमने थोड़ी थोड़ी बातें करी, एनर्जी समझ गए, और हमने जो पोटेंशियल अभी तक देखा है उसमें ये V = W/Q, और हम जानते हैं कि फ्लो के लिए एनर्जी नहीं, एनर्जी का डिफरेंस चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए, कि पोटेंशियल में अंतर होना चाहिए। 1000 है, हर जगह 1000 है, कभी कोई फ्लो नहीं बनने वाला, क्योंकि जहाँ पे 1000 है अगला जगह भी 1000 है और उसके अगला जगह भी 1000 है। हर जगह अगर 1000 होगा तो कभी कोई फ्लो बनने वाला नहीं है। एक जगह 1000 है, एक जगह 2000 है, एक जगह 3000 है, तो जो हाइयर है वहाँ से लोअर एनर्जी की ओर चीज़ें फ्लो करेगी। और एनर्जी और पोटेंशियल थोड़ी अलग अलग बातें हैं। तो ये हमने बात करी एनर्जी की, हमने एनर्जी को ठीक से समझा, एनर्जी कब प्लस होता है और एनर्जी कब माइनस होता है। और दुनिया का हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं मल्टीवर्सेस भी, तो इस मल्टीवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो हायर टू लोअर फ्लो करती हैं। तो हमने जिस फ्लो वर्ड को पहले दिन छोड़ दिया था, जिस फ्लो वर्ड को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, उसका कारण हमें अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इस पे बातें अभी जारी रहेंगी, क्योंकि हमें इस पे काफ़ी सारी बातें समझनी होंगी। तो फ्लो वर्ड का कारण
ये है मोस्टली कि एक रीजन हम हाई एनर्जी का बना देते हैं, एक रीजन हम लो एनर्जी का बना देते हैं और चीज़ें ऑटोमेटिकली हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी फ्लो करती हैं। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं, जब हम बैटरी से जोड़ के, सेल से जोड़ के उसे ऐसा कर देते हैं कि वो हायर से लोअर फ्लो करे, हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी में रीजन हम बना देते हैं, तो क्या बनता है? तो जो चीज़ बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और वो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज अगर फ्लो करे, ठीक है फ्लो करे, पर वो कितना समय में फ्लो करे, यानी चार्ज कितना तेजी से फ्लो कर रहा है, ये अगर हम नाप लें कि चार्ज का फ्लो कितना तेजी है या कितना धीरे है, वो अगर हम नाप लें तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से देखिए नए नए यूनिट्स आएंगे। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, 1 एम्पियर। चार्ज का यूनिट हमने देखा था 1 कूलम और नीचे टाइम है 1 सेकेंड। आपसे पूछा जा सकता है जब कभी 1 करना हो, जैसे आपसे कोई पूछता, हमने पढ़ा था V = W/Q, आपसे कोई पूछता व्हाट इज़ 1 वोल्ट, तो आप यहाँ भी 1 कर देते, यहाँ भी 1 कर देते। 1 कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है। तो ये चीज़ें हमेशा 1 करके हम पा सकते हैं। वैसे आपसे पूछे कि व्हाट इज़ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट किसे कहते हैं, तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर जाए तो जो करंट मिलेगा हमें, जो करंट बनेगा हमें, वो कहलाता है 1 एम्पियर। फिर से आप देखिए 1 कूलम कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो ये और 1 कूलम को हम समय कितना दे रहे हैं फ्लो करने के लिए, 1 सेकेंड। कैसे हमने करा और एक कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, तो 1 एम्पियर भी कोई छोटा मोटा करंट का यूनिट नहीं है। हमारे पूरे घर में जो आमतौर पे एक पूरे बिल्डिंग मतलब कि एक नॉर्मल जो हमारा हाउस होल्ड होता है उसमें जो हमारे स्विचेस लगे होते हैं वो 5 से 6 एम्पियर के लिए सिर्फ लगे होते हैं। मतलब हम इतना सारा पंखा चला रहे हैं, इतना सारा बल्ब जला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें 5 से 6 एम्पियर के अंदर हो जाती हैं। तो एम्पियर कोई छोटा मोटा यूनिट नहीं है, एम्पियर खुद में फिर से एक बड़ा यूनिट है। और 1 एम्पियर करंट किसे कहेंगे, 1 एम्पियर करंट हम तब कहेंगे जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के अंदर फ्लो कर जाए, तो जो करंट हमें मिलेगा या जो करंट बहेगा उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। तो आप समझ रहे हैं कि इस पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो कितने आसान क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मैं आपको क्यू दे दूंगा, मैं आपको टाइम दे दूंगा और बोलूँगा आई निकालने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 1200 कूलम चार्ज फ्लो किया 1 मिनट में, 1200 कूलम चार्ज फ्लो किया 1 मिनट में, फाइंड द करंट इन एम्पियर्स। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, I = Q/T हमने लिख दिया। I कितना हुआ 1200 कूलम, सॉरी Q कितना हुआ 1200 कूलम, और T एम्पियर अगर आपको चाहिए, अगर आपको ऐसा यूनिट में चाहिए तो जाहिर सी बात है आपको टाइम कौन सी में पुट करना पड़ेगा, सेकेंड में। तो यहाँ 1 मिनट को हम सेकेंड में पुट करेंगे तो ये 0 0 चले जाएंगे, ये 6 से चला जाएगा और बचेगा 20 एम्पियर। यानी जो करंट यहाँ आपको मिल रहा है 1200 कूलम 1 मिनट में फ्लो करवा दे रहे हैं, तो आपको जो करंट मिल रहा है वो है 20 एम्पियर। 20 एम्पियर का आपको करंट मिल रहा है। और 20 एम्पियर का मतलब क्या है, 20 एम्पियर करंट अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड अगर आप समय देंगे तो लगभग 20 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 20 कूलम चार्ज का फ्लो बनेगा प्रति सेकेंड। किसी तार में अगर हम देखें कि 20 एम्पियर करंट है, इसका मतलब इस जगह को अगर हम देखें और हमने ऐसे करके 1 सेकेंड तक इसे देखा तो हम देखेंगे कि 20 कूलम चार्ज इससे गुजरा, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो 20 एम्पियर कोई छोटा मोटा करंट भी नहीं है। तो I = Q/T। कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा देते हैं, कहते हैं कि इफ 10 to the power 20 electrons, if 10 to the power 20 electrons flow through a wire in 1 minute, if 10 to the power 20 electrons flow through a wire in 1 minute, find the current through the wire। मान लीजिए ऐसा एक सवाल दिया गया कि if 10 to the power 20 electrons flow through a wire in
1 मिनट, इन 1 मिनट फाइंड द करंट थ्रू द वायर। तो हमने देखा कि अरे I बराबर तो Q बाई टी होता है, तो I बराबर Q बाई टी में हमने पुट कर दिया 10 का पावर 20 और बाई नीचे कर दिया 60, 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ये Q हो गया और ये हो गया 60 सेकेंड में लिखेंगे तो टाइम हो गया और हमने इसे कैलकुलेट कर दिया। पर ये आंसर एक्चुअली गलत है क्योंकि यहाँ आपने चार्ज नहीं निकाला है, यहाँ आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई चार्ज थोड़ी है। हमें चार्ज अगर निकालना है तो हमें करना ये होगा कि इसे, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है हमने पहला दिन ही देखा था, बार बार आते रहेगा ये नंबर तो आपको याद हो जाएगा, 10 का पावर -19 कूलम 1.6 इंटू। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल चार्ज मिलेगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स पे इतना इंटू इतना चार्ज होगा। और इसे हम जब ये करेंगे तो देखिए 10 का पावर 20 से ये 10 का पावर -19 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 इंटू 1.6 बाई 60 और ये लगभग कट छट के जो आंसर आएगा वो आएगा। तो ये इतना एम्पियर करंट आएगा, ठीक है, अगर हम इतना इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं 1 सेकेंड में। तो ऐसे करके करंट वगैरह पे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन की बातें होती हैं इस तरह से करंट में। और जो करंट का कंसेप्ट है वो फ्लो के कंसेप्ट पे हम आ गए। अब हम एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी में पूरी तरह एंटर कर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम जानने लगे हैं और हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया I = Q बाई टी। और हमने साथ ही साथ ये भी जान लिया कि करंट का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट एम्पियर बोलते हैं इसे, ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है। और 1 एम्पियर का मतलब क्या है हमने ये जाना। तो अब देखिए हमने जो पढ़ा है अभी तक, एक तो हमने वोल्टेज पढ़ा, वोल्टेज का मतलब, पोटेंशियल का मतलब वो चीज़ जिसमें अगर अंतर हो तो फ्लो बनता है। फ्लो बनता किसका है, चार्ज का, तो हमें करंट मिलता है। यानी एक हुआ वोल्टेज जो हमें फ्लो बनाने में मदद करेगा और एक हुआ करंट जो फ्लो अगर हम बना दें तो हमें जो मिलेगा। तो एक साइंटिस्ट थे जो दिमाग लगा रहे थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ओम ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा कि वोल्टेज और करंट में रिलेशन क्या है। मैं अगर वोल्टेज को इंक्रीज करूं तो क्या होगा, या मैं वोल्टेज को डिक्रीज करूं तो क्या होगा, मैं वोल्टेज घटाऊं बढ़ाऊं तो क्या होगा। तो इसके लिए चलिए हमारा नया सेक्शन है जिसे हम कहते हैं ओम्स लॉ, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। तो ये इनका नाम है और ये जो लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम, उस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ता है। और उन्होंने ये ऐसे नहीं कर दिया, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने देखा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके अलग अलग चीज़ें करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और एक्सपेरिमेंट के बाद ये नतीजा निकाला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हम अगर कोई वायर के अक्रॉस, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बैटरी जोड़ा, मैं अब 2 जोड़ देता हूँ, तो करंट का क्या होगा, तो करंट दुगना हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देंगे और जो करंट हमें मिलेगा, तो वो जो करंट हमें मिलने वाला है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पे। मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। मतलब अगर मैं वोल्टेज 100 वोल्ट दे रहा था वोल्टेज और करंट मुझे मान लीजिए 2 एम्पियर मिल रहा था, मैं 100 वोल्ट दे रहा था, करंट 2 एम्पियर मिल रहा था। 100 वोल्ट देने पे करंट मुझे अगर 2 एम्पियर मिल रहा था, तो जैसे मैं वोल्टेज को 200 कर दूं तो अब करंट मुझे कितना मिलेगा। तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ओम ने उसका जुगाड़ कर रखा है, आपको 4 एम्पियर मिलेगा क्योंकि आपने वोल्टेज को दुगना करा तो करंट भी दुगना हो जाएगा। तो ये उन्होंने ये देखा कि करंट वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ जाता है और वोल्टेज घटाने पे करंट घट जाता है। तो ये उन्होंने देखा V प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज आप ना बोल के पोटेंशियल डिफरेंस बोले, ज़्यादा साइंटिफिक टर्म है और साइंस में आपको लैंग्वेज साइंटिफिक रखने का ध्यान रखना पड़ता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the current flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference applied through it। मतलब किसी कंडक्टर में जो
करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा उसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसके थ्रू दिए हुए पोटेंशियल डिफरेंस के, और इसे हम कौन सा लॉ कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। पर ओम्स लॉ की जो बातें हैं ना वो अब यहाँ से शुरू होती है। ये तो छोटी मोटी बात है, या हमें ऐसे भी समझ में आ रहा है कि V प्रोपोर्शनल I, मतलब कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट जाहिर सी बात ही बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मैं एनर्जी के गैप को, अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ज़्यादा गर्मी कर दिया, मैं यहाँ पे ज़्यादा गर्मी कर दिया और यहाँ पे ज़्यादा ठंडा कर दिया, तो अब तो और तेज़ी से भागेगा कि भाई थोड़ा सा जाने पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, तो तुरंत आदमी दौड़ के भागेगा। लेकिन अगर यहाँ के मुकाबले वहाँ पे उतना भी अंतर नहीं है, तो मैं कहूँगा कि चलो चलते हैं, देखते हैं, वहाँ जा कर के थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा ही, तो चला जाए। तो जितना हम वोल्टेज का डिफरेंस देंगे, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा? करंट। लेकिन आप देखिए कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है, और हमने आज तक प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो हम फिर से यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा लॉ हो जाएगा वो होगा V = RI। यहाँ R एक कांस्टेंट है जो हमने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए किया है। अगर आप लोग में से कई लोग मुझे लगता है कि आप लोग में से कई लोग जानते होंगे कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट्स में आप मुझे बताएं, मैं अगले क्लास में इसे बता दूंगा, या फिर डाउट सेशन जो हमारे होंगे उसमें भी आप ये सब सवाल पूछ सकते हैं, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो V = RI, यहाँ इस कांस्टेंट का नाम जो रखा गया है ना, ये बहुत अजीब है। कांस्टेंट का नाम रखा गया है रेजिस्टेंस। कांस्टेंट का नाम रखा गया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वर्ड का मतलब होता है रुकावट। कोई चीज़ में रोक अगर आ जाए, कोई चीज़ में अगर बाधा आ जाए तो हम उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी यहाँ नाम दिया गया रेजिस्टेंस। हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं? हम पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं करंट की। करंट मतलब चार्ज फ्लो करेगा। V मतलब वोल्टेज जो फ्लो करवाने में मदद करेगा। तो सारी बातें हम फ्लो की कर रहे थे, तो ये बीच में रुकावट कहाँ से आ गया? बीच में रेजिस्टेंस वर्ड हम क्यों ले आए? तो उन्होंने ये जो कांस्टेंट दिया है ना, वो बहुत सोच समझ के दिया है, और उसका नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। देखिए क्यों। मान लीजिए कि जैसे कि इसके लिए चलिए हम अभी समझ ही लेते हैं कि आखिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम कांस्टेंट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैं 1 किलो चीनी खरीदने गया। मैं दुकान में गया, बोला कि भाई साहब 1 किलो चीनी दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है 1 किलो चीनी ले लो। मैंने पूछा 1 किलो चीनी का दाम कितना है? उन्होंने बोला 50 रुपया। तो मैंने दे दिया उन्हें 50 रुपया। अब 1 किलोग्राम चीनी का दाम है 50 रुपया। मैं अगर उनसे अगर मैं 2 किलोग्राम चीनी ले लूं तो वो कितना पैसा लेंगे? वो 100 रुपया ले लेंगे। एक दाम वाला दुकान है, नो डिस्काउंट। 3 किलोग्राम अगर मैं उनके यहाँ से खरीद लूं तो वो 150 रुपया ले लेंगे। यानी जैसे जैसे मैं चीनी का क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं वो दाम भी बढ़ रहा है। मैं अगर चीनी के क्वांटिटी को 5 गुना कर दूं तो दाम भी 5 गुना देना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि चीनी जो मैंने खरीदा है और दाम जो मैंने दिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी चीनी का क्वांटिटी मैं बढ़ाता हूं तो दाम भी बढ़ जाता है। पर क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है। क्या 1 और 50 बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, प्रोपोर्शनल है। लेकिन बराबर करने के लिए मैं अगर इन्हें बराबर कर भी देना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? मैं 2 रास्ते ले सकता हूं। या तो मैं इधर ही सबको 50 से गुना कर दूं। देखिए, मुझे इसे भी बराबर करना था, पहले केस को भी तो 50 से ही गुना करना पड़ा। दूसरे केस को भी मुझे बराबर करना था तो 50 से ही गुना करना पड़ा। तीसरे केस को भी बराबर करना था तो 50 से ही गुना करना पड़ा। मतलब मैं अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे हमेशा एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए आप कांस्टेंट से गुना कर दें। प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी आप इक्वालिटी में चेंज करना चाहते हैं आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि यहाँ भी देखिए मैंने इन दोनों को बराबर करना था तो मैंने हमेशा 50 से गुना किया। मुझे हमेशा 50 से ही करना पड़ेगा। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, मैं इस पूरे सीरीज में कहीं भी पहुँच जाऊँ, हमेशा मुझे 50 से ही मल्टीप्लाई करना होगा अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है। पर मैं एक रास्ता और ले सकता था। वो क्या था? मैं उधर 1/50 से गुना कर दूं।
मैं इधर कुछ ना करूं, मेरा डिसाइड है कि नहीं मैं किलो से कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं इधर 1/50 से अगर गुना कर दूं तो भी बराबर हो जाएगा। मतलब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हमें कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन वो जो कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है वो हम दोनों में से किसी साइड भी कर सकते हैं। हम इस साइड भी कर सकते हैं और हम उस साइड भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए पहली बात हमें कांस्टेंट से हमेशा गुना करना पड़ता है, हमें एक ही नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वो नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं क्योंकि नंबर सेम है तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन वो कांस्टेंट हम इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। इधर करेंगे तो अगर 50 होगा तो उधर करेंगे तो 1/50 होगा। इधर मान लीजिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो अब गेस कीजिए उधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/100। इधर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो उधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता 1/2। तो दोनों में से किसी और भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टेंट से। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किधर करने वाले हैं। सोचिए ओम ने क्या चुना, ओम ने चुना कि वो इस साइड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि चलो किधर भी कर दो, लेकिन पहले ओम ने जो बात करी वो ये की कि इधर साइड कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस साइड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचा, जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि कांस्टेंट से इधर मल्टीप्लाई करना है, वो करंट, क्योंकि हम करंट की पढ़ाई कर रहे हैं, वोल्टेज हमारे हाथ में है कि वोल्टेज हम बढ़ा घटा सकते हैं, हम करंट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो करंट के खिलाफ चले गए ना। क्योंकि देखिए आप इधर रखिएगा, ठीक है, आप इस तरफ ले जाइएगा तो करंट के तो आप खिलाफ चले गए। यानी ये जो हमारा कांस्टेंट नया आएगा वो करंट के बारे में नहीं बताएगा, वो करंट के खिलाफ बताएगा, वो करंट के अगेंस्ट बात करेगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट ही ऐसा मल्टीप्लाई कर रखा है। हम अगर इसी कांस्टेंट को, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर इसी कांस्टेंट को उधर मल्टीप्लाई किए रहते तो इसे फिर रेजिस्टेंस नहीं कहते, ये तो हमने करंट के साथ कर दिया, ये तो हमने करंट का दोस्त बना दिया इस कांस्टेंट को, तो फिर ये कहलाता है कंडक्टेंस। फिर ये क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कितना करंट को सहूलियत होगा जाने में। लेकिन हमने इधर मल्टीप्लाई करा तो हमने कह दिया रेजिस्टेंस, कि करंट को कितना दिक्कत होगा जाने में। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कांस्टेंट किधर मल्टीप्लाई करें। अगर हम करंट के खिलाफ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि पढ़ हम करंट रहे हैं, अगर हम करंट के खिलाफ जाते हैं तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस, रुकावट की बात हो गई। और अगर हम करंट के साथ जाते हैं तो उसे हम कहेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं। इसके पीछे आप लॉजिक ना निकालें क्योंकि वो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि सी ऑलरेडी पैक है कहीं, ठीक है, इसलिए जी रखा गया है। तो कंडक्टेंस और वहाँ हो गया तो रेजिस्टेंस। यानी ओम्स लॉ अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्यों हैं? क्योंकि कांस्टेंट हम उधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इधर भी। तो एक रास्ता है V = RI, V = RI, जहां R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, और एक तरीका है VG = I, और ये G कहलाता है कंडक्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या हमें दोनों याद रखना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया और रेजिस्टेंस हमारा आया 10 तो कंडक्टेंस होगा 1/10। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस हमारा आया 2 तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली 1/2। तो इस तरह से अगर हम रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं तो हम कंडक्टेंस भी निकाल लेते हैं। पर रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का जो कंसेप्ट है वो इससे पता चलता है कि हम एक कांस्टेंट से गुना कर रहे थे। रेजिस्टेंस करंट के खिलाफ था, कंडक्टेंस करंट के साथ था। कंडक्टेंस करंट का दोस्त है, रेजिस्टेंस करंट का दुश्मन है। और ये दुश्मन दोस्त इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो ये ओम्स लॉ की बातें हैं। बड़े आसान आसान सवाल बनते हैं इस पे। जैसे कि पहला सवाल तो यही बनेगा कि V = RI में आपको V दे देंगे, बोलेंगे 100 वोल्ट है, एक वायर के अक्रॉस हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे लिया, एक इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, एक बल्ब के अक्रॉस, और वहाँ हमने करंट दे दिया कि 2 एम्पियर करंट डिटेक्ट किया, ठीक है। 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया एक बल्ब के अक्रॉस और देखा कि 2 एम्पियर करंट बह रहा है, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जाहिर सी बात हम यहाँ पुट करेंगे, तो 100 = R × 2, और ये हम चले गए बहुत जूनियर क्लासेस में, बाई 2, तो R = हो गया 50। अब 50, लेकिन क्या यूनिट क्या? तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ऐसे लिखते हैं इसे, ओम।
OHM ओम, और ये इस तरह से है। और कंडक्टेंस उसका जस्ट उल्टा है, चलिए मैं लिखता हूँ OHM, और कंडक्टेंस उसका जस्ट उल्टा है तो उसका नाम भी उल्टा रखा गया है, उसको कहा जाते हैं महो। कंडक्टेंस का यूनिट है महो, और या तो ऐसे लिख देते हैं ओम इनवर्स या ऐसे लिख देते हैं उल्टा, सब उल्टा पुल्टा कर दिया गया है क्योंकि उल्टा पुल्टा है ही। और ऐसा नहीं कि आपको दोनों बातें याद रखनी है, अगर कोई एक बात भी याद रह गया है तो अगला वाला बस रेसिप्रोकल करना है और अगला वाला हमारे से निकल जाना है, तो कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें दोनों चीज़ें याद रखनी होगी, हमें कोई एक बात याद रखनी है और उसी से हमारा काम चलना है। तो V इक्वल टू RI के अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो बड़े आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और कुछ बातें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, चलिए हम थोड़ा अच्छा करते हैं हम लोग, और उसे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट भी बनाएंगे और हम उसे फॉर्मूला से भी बनाएंगे। तो कहा यह गया कि एक हीटर के अक्रॉस, मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, आप सिर्फ बोला हुआ ही सुने, बाकी तो आपको जो दिए जाएंगे असाइनमेंट आप वो बनाएं, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, जब हमें ज़रूरी लगेगा आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक हीटर के अक्रॉस जब 60 वोल्ट वोल्टेज दिया गया, एक हीटर के अक्रॉस जब 60 वोल्ट वोल्टेज दिया गया तो जो करंट डिटेक्ट हुआ ना वो हुआ 5 एम्पियर। एक हीटर के अक्रॉस जब 60 वोल्ट वोल्टेज दिया गया तो जो करंट डिटेक्ट हुआ वो हुआ 5 एम्पियर। तो अगर मैं वोल्टेज को 180 वोल्ट कर दूं, अगर मैं वोल्टेज को 180 वोल्ट कर दूं तो करंट कितना मिलेगा मुझे बताना है। अगर एक हीटर को वोल्टेज दिया गया 60 वोल्ट और करंट डिटेक्ट हुआ, करंट वगैरह कैसे डिटेक्ट होते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। 60 वोल्ट वोल्टेज देने पे 5 एम्पियर करंट डिटेक्ट हुआ, तो अगर मैं 180 वोल्ट वोल्टेज दे दूंगा तो कितना एम्पियर करंट डिटेक्ट होगा। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम देने वाले हैं और एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो पहली बात कि ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, और इसका अगर हमें बनाना है इस क्वेश्चन को तो हमें ऐसे लिखना होगा, वी नो दैट ओम्स लॉ इज इक्वल टू, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू RI, और रेजिस्टेंस आप जानते हैं कांस्टेंट होता है, तो V इज इक्वल टू RI में अगर हम रखें पहले केस को तो V है 60, R हमें नहीं पता और I है 5। ये सारा का यूनिट वगैरह भी हम रख सकते हैं, यूनिट पे हम और भी बातें करेंगे आगे, आज हम सिर्फ इसे समझ रहे हैं। तो R इज इक्वल टू 60/5, तो ये हो गया 12 ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना आया 12 ओम। अब क्योंकि हीटर वही है तो उसका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा ना हमेशा, तो ये हमेशा 12 ओम रहने वाला है रेजिस्टेंस हीटर का। तो जाहिर सी बात है ये जो रेजिस्टेंस 12 ओम रहने वाला है, ठीक है। अब हम दूसरे केस में रखते हैं, तो V इज इक्वल टू RI में दोबारा रखें, तो V कितना है 180, रेजिस्टेंस तो फिक्स है 12 इंटू I हमें निकालना है, ये हम डिवाइड करेंगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 15 एम्पियर। I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 एम्पियर। और इसे बड़ा लंबा चौड़ा करके हमें लिखना होगा, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, इन सब बातों पे हम लोग विस्तार में चर्चा बोर्ड्स के पहले करेंगे। तो ये 15 एम्पियर या 15 एम्पियर हमारा आंसर आया। ऐसे हम बना सकते थे, ऐसे हम इसे सॉल्व कर सकते थे मेथड से एकदम, और चाहते तो ऐसे भी सोच सकते थे कि अच्छा V प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी वोल्टेज को जितना बढ़ाऊंगा करंट उतना बढ़ेगा, तो वोल्टेज को मैंने कितना कर दिया, वोल्टेज को मैंने 3 गुना कर दिया तो करंट भी 3 गुना, 15 एम्पियर, आंसर खत्म। तो आज हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा, हमने और भी बहुत सारी बातें करी, कुछ बातें रह गई हैं जो हमें धीरे धीरे करनी है, हमें चीज़ों को और समझना है। आप ऐसा ना समझें कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप ऐसा समझें कि चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे और डिटेल में जाते रहेंगे, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को नरिश करते रहेंगे, और कोई भी एग्ज़ाम जो हमारे रास्ते में आएगा उसे हम आराम से, उसे हम बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए उससे आगे जाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें अगले दिन।